नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आईएएस प्रेप पर। आज की तारीख है 25 जुलाई 2020 और डिस्कस करने जा रहे हैं हम आज का डेली 30। कैसे हैं आप लोग? हंस रहे हैं ना? खुश हैं? प्रसन्न हैं? मस्त हैं? मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, एक टारगेट बनाइए, रोज रोज उसको पूरा करिए। छोटे छोटे टारगेट मिलके एक दिन इतने बड़े टारगेट के रूप में आपके सामने अचीवमेंट के रूप में आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब कोई बड़ा काम आप ना कर सके, बहुत बड़े पहाड़ को तो आप नहीं हटा सकते, लेकिन आप उसको तोड़ सकते हैं, काट के हटा सकते हैं। छोटे छोटे पार्ट में आप अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। आप इतने होशियार हैं, इसके लिए मुझे कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। आप इतने होशियार हैं कि आपको मोटिवेट करने के लिए एक अलग से कुछ एपिसोड लाने की जरूरत नहीं है। मैं दो लाइनें जो बोल दे रहा हूं, मुझे पता है आप इसका अर्थ समझ जाते हैं। आज की तारीख है 25 जुलाई 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। रोज की तरह आज के डेली 30 में भी एक टॉपिक है और वो अंतरराष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड है। 22 क्वेश्चन उससे डिस्कस करेंगे और 8 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर के। जबरदस्ती क्वेश्चन नहीं बनाते, जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं तभी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। मोहन पांडे आपका गाइड, आपका दोस्त। और ऐसे मत सोचिएगा ये केवल मैं बोलता नहीं हूँ, रात बिरात कभी भी आपको जरूरत पड़े किसी भी चीज की, पढ़ाई से लेके कोई भी अन्य प्रॉब्लम आपके साथ, जिसमें मैं आपकी भागीदारी करके सहयोग कर सकता हूं, आपके साथ कुछ हेल्प कर सकता हूं आपका, तो आप निश्चित तौर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी आप होशियार हैं, कॉल कितने बजे करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, सब आपको पता है। मेरे लायक जो होगा वो मैं आपके लिए करूंगा। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 92 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ और भारत के डॉक्टर नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और जब इन संगठनों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसको करंट से रिलेट करके पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। जो इसका अनुच्छेद 92 है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का, उसी के तहत हुआ है। 15 जजों की इसमें व्यवस्था होती है और एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं जो 3 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत के बारे में अगर हम बात करें तो आर एस पाठक, जस्टिस बी एन राव, जस्टिस नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं। क्या ये कोई नाम और बचा? अगर वो बचा तो उसको आप टाइप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पद अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की देन है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का जो पद है ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की देन है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है, जो उसका सचिवालय है, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय है उसी की बात हो रही है, वो दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का जो अनुच्छेद 97 है, इसमें मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में एक पद का वर्णन किया गया है जो महासचिव का पद होता है। सचिवालय में यह महासचिव बैठता है और सचिवालय का कार्य होता है दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति 7 वर्ष की अवधि के लिए होती है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का जो प्रमुख है वो महासचिव ही होगा, लेकिन इसकी जो नियुक्ति होती है ये 5 वर्ष के लिए होती है ना। लेकिन महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है, एक बार जो बन चुका है उसको दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। एक प्रश्न है आज के लिए कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है वो कौन है? कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये स्थित है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसका संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है, इसका जो भवन है, इस भवन को 1949 में बनाया गया था। लगभग 1.5-2 साल का इसमें समय लगा था। और विलियम जेंकेडाफ ने नदी के पूर्वी किनारे पर 17 एकड़ जमीन इसके लिए खरीदने का प्रावधान रखा और खरीदी गई
और फिर नेल्सन राफलेरर की अहम भूमिका थी इस जमीन को दिलवाने के लिए। बहुत ज्यादा ये सब फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये न्यूयॉर्क में बनाया गया, ठीक है ना। और ये जो संपत्ति है कुल मिलाकर इसको खरीद के बनाया गया था, क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगला जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र का एक स्टाफ कॉलेज है, और स्टाफ कॉलेज विस्तृत श्रेणी वाले प्रशिक्षण कोर्स चलाकर ज्ञान के आदान प्रदान को गति देने का कार्य करता है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा प्रमुख क्षेत्रों के लिए जो किए जाने वाले सुधार होते हैं, जैसे शांति स्थापना, संयुक्त राष्ट्र भागीदारियां, संचार, इन सब पर ये कोर्स चलाता है। और ये स्थित है इटली में, एक स्थान पड़ता है तुरिन, वहां पर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट अगले प्रश्न का है, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। बिल्कुल सही है, यही मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। और ऐसा माना जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव होता है वो जब भी बोलता है तथा जो भी कार्य करता है वो विश्व शांति के लिए होता है। ये भी बिल्कुल सही है, उसका कार्य ही है विश्व शांति की स्थापना को बढ़ावा देना, विश्व में शांति स्थापित करना। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। कई प्रश्नों में जब आपको फैक्ट नहीं मिलता है तो आपको लगने लगता है कि अरे ये प्रश्न कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फैक्ट कई बार आप अपने आप ढूंढ लेते हैं और उन फैक्ट्स का आप जवाब दे लेते हैं। तो इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि फैक्ट्स मिल रहा है या फैक्ट्स नहीं मिल रहा है। बस आप इतनी चिंता रखिए कि आपको कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, कैसे इन चीजों को आपको एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जाना है। ये चीज आपको अगर आ गई तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसका पहला स्टेटमेंट है, 1992 में तत्कालीन महासचिव बुतरस बुतरस घाली, 92 में बुतरस बुतरस घाली महासचिव हुआ करते थे। उन्होंने सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर एन एन एजेंडा फॉर पीस, एन एजेंडा फॉर पीस, अंग्रेजी में इसको देखिए, एन एजेंडा फॉर पीस नामक एक दस्तावेज तैयार किया था। और दूसरा स्टेटमेंट है, मई 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बुतरस बुतरस घाली ने एन एजेंडा फॉर डेवलपमेंट नामक रिपोर्ट जारी की थी। वो दस्तावेज था और ये रिपोर्ट थी। यहाँ पर बस दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अंतर यह है कि 1992 में बुतरस बुतरस घाली के द्वारा एन एजेंडा फॉर पीस रिपोर्ट तैयार की गई थी और 94 में इस पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का क्वेश्चन मैंने आपसे अभी पूछा था। अक्टूबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का निर्वाचन हुआ था। तब से अभी तक वर्तमान समय में पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस इस समय महासचिव हैं। तो ये तो प्रश्न मेरा पूछना ही बेकार हो गया, लेकिन इतनी देर आपको मैंने परेशान किया, आपको सोचने के लिए मजबूर किया कि ऐसा भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। यही मेरी सफलता है। मैं आपको यहाँ पे पढ़ना सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको इस लायक बनाना चाहता हूँ कि आप पढ़ना सीख जाए। बाकी तो आप पढ़ ही लेंगे, 2 4 10 फैक्ट रटवा के, वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करके। मैं उस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होना चाहता हूँ कि मैंने तो करा दिया या मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए। व्यूज जितने आते हैं उतने पैसे आते हैं, आपको ये सब पता है। किसी को कुछ भी ना पता हो लेकिन ये जरूर पता होता है। कई बार लोगों को लगता है सर आप तो बड़ा कमा रहे होंगे, बहुत सारे पैसे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों के हाथ में है ये सब कुछ। आप लोग बिल्कुल कितनी भी कोशिश कर डालें, व्यूज बढ़ नहीं रहे हैं, आप लोगों का समर्थन है वो ठीक है, तो मैं बहुत अमीर आदमी नहीं बनने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे इसका कोई दुख नहीं है। आपको मैं केवल मैं मजाक में ये बताना चाहता हूँ कि आप पढ़ना सीखिए। आप पढ़ना सीख गए, आप समझना चीजों को सीख गए, तो आप तो पढ़ ही लेंगे। इतने तो होशियार आप नहीं है। अगला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1992 में संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव के पद का सृजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र में पहले उप महासचिव नहीं हुआ करते थे, उप महासचिव पद का सृजन किया गया था, ठीक है। लेकिन ये 1992 में नहीं किया गया था, ये किया गया था 1997 में। अब ऐसे छोटे छोटे प्रश्न कभी पूछे जाएंगे, कभी भी पूछे जा सकते हैं। और इस पद पर प्रथम नियुक्ति कनाडा की लुइस फ्रैचिट की हुई थी। लुइस फ्रैचिट की हुई थी पहली नियुक्ति। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने संगठन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने हेतु दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। अब ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी जब मेंस का एग्जाम आप देंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के बारे में आप बात कर रहे हैं और भारत की प्रतिभागिता के बारे में बात करेंगे तो ये लाइन आप वहां पे यूज कर सकते हैं। वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार हेतु एक 7 सूत्रीय फार्मूला बताया था। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां पर जो फार्मूला बताया था 2003 में बताया था, लेकिन ये 7 सूत्रीय फार्मूला नहीं था, ये त्रिसूत्रीय फार्मूला था, 3 सूत्रीय फार्मूला था। ये ध्यान रखिएगा, गलत करा के मैं इसको याद कराना चाहता हूं आपको। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इस तरीके से सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परमाणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना है, इसका जो प्रारूप है वो कब तैयार किया गया था? संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया था, 26 अक्टूबर 1956 की बात है। एक सम्मेलन बुलाया गया था, तभी इसके प्रारूप को स्वीकृत किया गया था। और इसी की जो स्वीकृति थी, इसी स्वीकृति के बाद में 29 जुलाई 1957 को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कर दी गई थी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो संयुक्त राष्ट्र किस तरीके से इसको मतलब यहाँ पर जो ये अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है, ये क्या करता है? परमाणु ऊर्जा अभिकरण क्या करेगा, इसके बारे में आपने कभी पढ़ा होगा। इस अभिकरण के बारे में वो क्वेश्चन तो खराब ही हो गया हमारा। तो चलिए ये बताइएगा, टाइप करिएगा कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण क्या करता है ना? इसकी स्थापना तो कर दी गई, हो सकता है अभी ये भी प्रश्न आपको मिल जाए जवाब इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं, आपकी किस्मत जाने कितनी समस्याएं आपकी कम होती हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का प्रमुख उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना है। लीजिए, मेरा ये भी प्लान चौपट हो गया, फिर से उत्तर मिल गया। तो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना है, बिल्कुल सही है। और यह संस्था रासायनिक हथियारों को बढ़ावा देती है। रासायनिक हथियारों को ये बढ़ावा नहीं देती है। रासायनिक हथियारों को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो क्या होगा? शांतिपूर्ण उपयोग किसी तरीके से हो पाएगा? तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का प्रधान कार्यालय कहां पर है? जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं सबका उत्तर मिल जा रहा है, सब प्रश्न यहां पर सेट है। ऐसे प्रश्न आपको तैयार करके पढ़ने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का प्रधान कार्यालय फ्रांस में है, बिल्कुल गलत है। इसका जो प्रधान कार्यालय है, ये मुझे बहुत पहले से याद है, जब मैंने शुरुआती दौर में पढ़ाई की थी। ये वियना में है। और वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। भारत के डॉक्टर एच.जे. भाभा संगठन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, ये बिल्कुल सही है। होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक हैं भारत के, और ये इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, किसके? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण के। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किस संस्था को वर्ष 2005 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? यहाँ पर आप याद कर लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण को वर्ष 2005 में शांति का नोबेल दिया गया था। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट अगले प्रश्न का, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 11 अप्रैल 1919 को वायसराय संधि के अंतर्गत ये जो है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत ये जो प्रथम विशिष्ट अभिकरण था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और 14 दिसंबर 1946 को इसे संयुक्त राष्ट्र का अंग स्वीकार कर लिया गया था। और सन 1970 में इसकी 50वीं वर्षगांठ पर इसको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इसकी स्थापना 1919, आपको याद है कि इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, तो 50वीं वर्षगांठ इसकी कब मनाई जाएगी? 69 में मनाई जाएगी, 1969 में मनाई जाएगी। तो 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, लेकिन 77 में नहीं मिला था, 1969 में मिला था। याद हो गया ना आपको? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1992 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बाल श्रम उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आईपैक आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था? 1992 में क्या आरंभ किया गया था? बिल्कुल सही है। तो बाल श्रम उन्मूलन के लिए जब भी आप ऐसे लिखें, इस लाइन का उपयोग करें
कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा आईपेक कार्यक्रम शुरू किया गया था। और दूसरा है, इस कार्यक्रम में शामिल होने वाला प्रथम देश अमेरिका था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में शामिल होने वाला प्रथम देश अपना भारत था। ठीक है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का पहला स्टेटमेंट है कि विश्व व्यापार संगठन WTO एशियाई संगठन है। ये तो बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाली बात हुई, मुझे तो गुस्सा ही लग रही है कि ये प्रश्न बनाया कैसे गया। ठीक है ना। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय रोम में है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आप लोगों को बेवकूफ समझ रहा है ये प्रश्न, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कोई एशियाई संगठन नहीं है। और विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है, ये प्रश्न हाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ है? आपके सपनों का एक देश स्विट्जरलैंड। जितने लोगों ने प्यार किया उन्होंने अपने संगी साथी के साथ स्विट्जरलैंड जाने के लिए जरूर एक ना एक बार प्लान जरूर किया होगा, जरूर प्लान किया होगा। ईमानदारी के साथ बताइएगा। हो सकता है कई लोगों को इससे भी अच्छा स्थान पता हो, तो बता दीजिएगा मुझे भी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका बहुत होशियार है, पैसे वैसे वाला जब मामला आता है तो वो अपना दावा भी ठोकता है और मुख्यालय भी वो बाहर नहीं जाने देगा, वो कहेगा हमारे यहाँ ही है। ऐसे याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी में। अगला जो प्रश्न है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, IMF इसको बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, 27 दिसंबर 1945 को ही हुई थी। और IMF का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करना, गरीबी कम करना आदि है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। एक बार मैंने इन संगठन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेकर एक सीरीज बनाई थी शुरू में, यहाँ पर और भी अच्छे से ये हुआ जा रहा है। अच्छी बात है, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, IBRD जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। IMF के साथ ही ये बना था, 1955 नहीं 1944 में। और ये याद रखना है आपको, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये दोनों संस्थाएं जो है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक और विकास बैंक, इनको ब्रेटन वुड्स ट्विन के नाम से, ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। इन दोनों को मतलब देखा जाए तो IMF और ये जो संस्थाएं हैं जब ये स्थापित की गई, इनमें से अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक जो IBRD है, इसी को विश्व बैंक कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। और विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनना जरूरी होता है। अब बताइए, यहां पर आप ध्यान दीजिए, अगर विश्व बैंक का सदस्य आपको बनना है तो किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है, ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के इस टॉपिक का, फिर करंट अफेयर। विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उदार ऋण खिड़की किसे कहा जाता है? उदार ऋण खिड़की जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, शार्ट में इसको IDA के नाम से लिखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है, इसको कहा जाता है बैंक, विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की, उदार ऋण देने वाली खिड़की। ये दोनों शब्दों से ये आप ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना की गई थी और इसकी सदस्यता बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली होती है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के लिए ऋण व अनुदान उपलब्ध कराने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर को। जल्दी हम UPPCS का टेस्ट सीरीज जो पहले चल रहा था, पेपर क्योंकि आगे बढ़ गया तो उसको रिलॉन्च करने वाले हैं नए सिरे से। करंट अफेयर सारा उसमें अपडेट होगा, कुछ नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जिन लोगों ने पहले ज्वाइन किया है वो उसको ना ज्वाइन करें, अगर उनका मन है तो ज्वाइन करें। नए लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बेजोड़ होगी, है ना, और निश्चित तौर पर आपको पास कराने में मदद करेगी। इसके साथ ही RO ARO के टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स, RO हिंदी अगर आप अपनी सुधारना चाहते हैं, 55 क्वेश्चन तक टारगेट आपका है, तो आप हमारे हिंदी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
07281212। ये वही नंबर है जो 24 घंटा आपके लिए खुला है। कभी रिप्लाई ना कर पाऊँ तो समझ लीजिएगा आपके लिए कुछ काम कर रहा हूँ। इस पे आप कोर्स की भी जानकारी ले सकते हैं। इस समय ये नंबर मेरे पास ही रहता है। जब ऑफिस खुलता है तो स्टाफ इसको डील करता है, नहीं तो मेरे पास रहता है। भारत सरकार ने अपनी आयात नीति में कौन से कृषि उपकरणों के आयात पर अंकुश लगाया है? तो भारत सरकार ने अभी क्या किया था, पावर जो टिलर होता है, पावर टिलर पर जो ये कृषि उपकरण है, बस याद कर लीजिए इसको। इस पर ये क्योंकि चीन से आयातित होता था और चाइना से बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया, 59 ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगाया गया, इस कारण से इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीपेट साइपेट जो भी कह ले, CIPET, ये जो संस्थान है किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन आता है? जो सीपेट संस्थान है ये उर्वरक मंत्रालय के तहत केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान, इसका पूरा नाम है, ये आता है। ठीक है, और ये चर्चा में क्यों आया है? तो ये किसके अंतर्गत आता है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय। और अभी इस संस्थान को क्या किया गया है, राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन बोर्ड और आशांकन प्रयोगशालाओं के द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो PPE किट है, इसके परीक्षण करने और प्रभावित करने के लिए इसको मान्यता दी गई थी, इसीलिए चर्चा में आया था। अगला प्रश्न है, कोविड लॉकडाउन के दौरान भारत द्वारा आकर्षित विदेशी निवेश का कोष क्या है? तो कोविड लॉकडाउन के दौरान भारत ने 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित किया है। बस इतना ध्यान रखिए, बाकी कोरोना तो चल ही रहा है ना। अगला जो प्रश्न है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत इनर लाइन परमिट में किस राज्य ने संशोधन किया है? इनर लाइन जो परमिट है इसमें किस राज्य ने संशोधन किया है, इसके बारे में आप जान लीजिए। इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज होता है। सबसे पहले तो ये जानिए, ये आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जिसे भारत सरकार द्वारा किसी भारतीय नागरिक को संरक्षित क्षेत्र में सीमित समय के लिए आंतरिक यात्रा, बाहरी यात्रा नहीं, आंतरिक यात्रा की मंजूरी देने हेतु जारी किया जाता है। और ये जो दस्तावेज होता है इसको बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत जारी किया जाता है। हाल ही में मेघालय मंत्रिमंडल ने मेघालय निवासी संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी है। तो यूसी के तहत ये है। तो किसको दिया है मंजूरी, किसने दिया है? मेघालय ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको ये पता चल गया इनर लाइन परमिट क्या होती है। अगला जो प्रश्न है, इनर से ही समझ जाइए। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के लागू होने के साथ देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीय जलमार्ग पहले बहुत कम हुआ करते थे, 3-5 आप पढ़ते रहते थे, लेकिन 2016 में जब ये राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम लागू हुआ, मोदी गवर्नमेंट फर्स्ट उस समय चल रही थी, तो 111 ये राष्ट्रीय जलमार्ग हो गए हैं। एक बार ये प्रश्न भी जल्दी में कहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, वह देश जिसके द्वारा हाल ही में भोजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाद्य ग्रह पुरस्कार स्थापित किया गया। हाँ, जरा एक चीज उस प्रश्न में बताइएगा कि भारत का पहला जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो घोषित किया गया था, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था, ये चीज आप बताइएगा, है ना। पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? ठीक है, वह देश जिसके द्वारा हाल ही में भोजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाद्य ग्रह पुरस्कार स्थापित किया गया, है ना। तो अब ये किसके द्वारा किया गया है, कौन सा देश है? तो ये जो देश है स्वीडन, वहां पर प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाला 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो खाद्य ग्रह पुरस्कार है, इसको अभी स्थापित किया गया है। और इस पुरस्कार की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है खाद्य आपूर्ति के प्रति जलवायु परिवर्तन के खतरों को संबोधित करना। और वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी है? 8 बिलियन के करीब पहुंच रही है, 7.8 प्लस हो गई है बिलियन, और 2050 तक ये 10 बिलियन से ऊपर पहुंच जाएगी। तो भोजन की बर्बादी अगर हो रही है तो भोजन की आपूर्ति हम कैसे कर पाएंगे? समझ रहे हैं? तो भोजन की बर्बादी ना हो, जिससे कि भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाए, ये सब कोशिशें करते हैं। खाद्य ग्रह पुरस्कार इसीलिए स्थापित किया गया है स्वीडन के द्वारा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय आयकर दिवस का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? प्रतिवर्ष 24 जुलाई 2019 को। इस बार भी प्रतिवर्ष की तरह आयोजित किया गया, और 2020 में 24 जुलाई को भी इसको आयोजित किया गया। लेकिन अब 2019-20 160वां इस बार रहा है, 2020 में 160वां ये रहा है आयकर दिवस। और इस बार बस यही ध्यान रखना है कि इस बार वैसा कुछ नहीं हो पाया होगा, सारा कुछ वर्चुअल काम चलाया गया।
24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन था, उसके द्वारा पहली बार आयकर प्रणाली भारत में शुरू की गई थी। तो भारत में आयकर प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये था जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन, ठीक है ना। तो जेम्स विल्सन के द्वारा ये आयकर प्रणाली शुरू की गई थी। आयकर प्रणाली, ये ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार। और कब ये हुआ था, 1860 में। तो ये प्रश्न हो गया। और अंतिम प्रश्न है, मुस्कुराइए, आप अंतिम प्रश्न देखने जा रहे हैं। और अंतिम प्रश्न है, वह राज्य जिसके राज्य पक्षी को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के तहत सूचीबद्ध किया गया है, कौन है? कौन सा राज्य है जिसने राज्य पक्षी को ऐसा किया है? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के द्वारा, एक्सटर्नली सॉरी, IUCN के द्वारा एशियाई हाथी, बंगाल फ्लोरिकन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, इसको रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा जिसके राज्य पक्षी को किया गया है? राजस्थान। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। और एशियाई हाथी को भी किया गया है। और एशियाई हाथी भारत में राष्ट्रीय पशु विरासत है, ये ध्यान रखना है आपको। एक हमने एपिसोड लिया था डेली 30 में, जिसमें हमारे जो राष्ट्रीय पशु है, हमारा जो विरासत पशु है, राष्ट्रीय पेड़ पक्षी जो सब था, उसमें डिस्कस किया था। सब देख लीजिए, डेली 30 को पूरा फॉलो करिए, प्लेलिस्ट खोलिए। आज ये 95वां वीडियो होगा, ठीक है ना। इतने वीडियो आप देख लेंगे तो 95 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। हो सकता है आप और आगे बढ़ जाए। तो क्या आप अगर कहेंगे क्या 300 वीडियो जिस दिन हो जाएंगे तो क्या 150 में 300 सही करके आएंगे? ये कुतर्क है, ठीक है ना। सुतर्क करिए तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन अस्थायी निवास के नुकसान के कारण लुप्त प्राय की सूची में है, और लुप्त प्राय प्रजाति की सूची में शामिल हो चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एशियाई हाथी को भी, और हमारे यहाँ का विरासत पशु है। तो कैसा लगा आपको जरूर बताएं। बाकी आप होशियार हैं, जो करना हो इस वीडियो के साथ आप कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ, कभी भी कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। हमेशा मुस्कुराते रहिए।